दोस्तों आज हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज का चौथा संस्करण लेकर आ रहे हैं। इसके माध्यम से आप सिर्फ सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज के सभी ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संस्करण में हम मध्यकालीन भारत के बारे में बताएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी अलप्तकीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तकीन का गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी में बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटू ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटू के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटू ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटू के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उदवी और फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी विजयी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, गौरी एवं जयचंद, गौरी विजयी। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह सल्तनत काल चल रहा है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था।
ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य: पहला, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। तीसरा, इक्ता प्रणाली चलाई। चौथा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने भारत की शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा, कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह आने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। उसने शादी के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राजदरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी।
घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। उसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं के परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बन्नी की कृति तारीख फिरोज शाही में मिलती है। खजाइनुल फतह अमीर खुसरो द्वारा रचित है। रिहला इब्न बतूता फुतुहस-ए-लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहत्सिब, सेंसर, नाजिर, नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम, वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, चराई कर और दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर। दूसरा गड़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों की वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक को कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा
क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः। पहली योजना है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330, खुरासान एवं कराचिल का अभियान। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया और जकात को वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, दीवान ए खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत ए फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमुरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमुरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमुरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था।
खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक नाटक, एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासनकाल में था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत यानी मंत्री परिषद की बैठक होती थी। बार ए खास वह स्थान था इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। वार आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश कार्य यहाँ पूरा करता था। मंत्री एवं मंत्री परिषद और उससे संबंधित विभाग। पहला है वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। दूसरा है मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा। तीसरा है मजमुआदर, उधार में दिए गए धन का हिसाब किताब रखना। चौथा है खजीन यानी कि कोषाध्यक्ष। पांचवा है आरिज ए मुमालिक, दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। छठा है सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सातवां है काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। आठवां है बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। नवा है वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। 10वां है दीवान ए खैरात, यह एक विभाग है, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। दीवान ए इसहाक, पेंशन विभाग। दीवान ए मुस्तखराज या वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए कोही या कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था।
इक्ताओं को सिकों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रशासन की स्थायी सेना को खासकेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। राजस्व एवं कर व्यवस्था। उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, जकात मुसलमानों का धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा करीब 2.5%, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स यह लूटे हुए धन, खानों भूमि से गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग यानी 80% स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अराद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है या फिरोज तुगलक को जाता है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा गया था। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। 10 अश्वारोही का एक सरे खेल, 10 सरे खेल का एक सिपहसालार, 10 सिपहसालार का एक अमीर, 10 अमीर का एक मलिक और 10 मलिक का एक खान। सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील के उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजधानी हम्पी थी और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1404, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम ने 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय ने 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुप, तुलुप और आविडु वंश। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर
देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नहरें बनाई जा सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी एक बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसने इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलुक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुक वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय ने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का सबसे अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी और तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण भारतीय राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1572 की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का सबसे अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में इस प्रकार था। प्रांत यानी कि मंडल, कोट्टम या वलनाडु यानी कि जिला, नाडु, उसके बाद मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह, उसके बाद अंत में उर यानी कि ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए एक विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी न ही दान की जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी।
विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी इटली का निवासी था, जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अब्दुल रजाक फारस का निवासी था, जो 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। नुनिज, जो कि पुर्तगाल का निवासी था, 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय में भारत आया। डोमिगस पायस पुर्तगाल का निवासी था, जो 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के समय में भारत आया। और बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था, जो 1515 और 16 में भारत की यात्रा में कृष्णदेवराय के समय में आया। उम्बली गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान युक्त भूमि की भूतारण पद्धति थी। उसके बाद है रक्त कोडगे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोडगे कहा जाता था। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोडगे कहा जाता था। कुटगी ब्राह्मण मंदिरों व बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। ये कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। दंडनायक सेनापति विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी और बहमनी राज्य की मुद्रा होड़ थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422, सिहाउद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संकलन किया गया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। उस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों, तरफों या अतरफों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, बरार का तरफदार मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायब था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था।
उसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। पहला है बीजापुर, आदिल शाही वंश का, और इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही वंश, संस्थापक मलिक अहमद 1490 ईस्वी। बरार इमाद शाही वंश, फतेह उल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे, 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। बीदर बरीद शाही, अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे, 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। पहला है वकील ए सल्तनत, जो कि दिल्ली के मलिक नायब के समान। उसके बाद है वजीर ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। तीसरा है अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। चौथा है वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। पांचवा है नाजिर, यह अर्थ विभाग से संबंधित था। छठा है पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदर जहां न्याय विभाग, धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। वह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 172 वर्ष तक शासन किया। अगला टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने छोटे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 1451 और हुसैन शाह 1458 ईस्वी से 1500 ईस्वी। लगभग 75 वर्ष तक शासन करने और स्वतंत्र रहने के बाद जैनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद द्वारा निर्मित अटाला देवी की मस्जिद को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतसिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती यानी कि उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पाडुआ में
अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। उनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला है मालवा। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। उसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला दिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 और बहादुर शाह 1526 से 1537। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी के साथ लुसेंट सामान्य ज्ञान सीरीज का मध्यकालीन भारत वाला भाग पूरा हुआ। इसी तरह सामान्य ज्ञान सीरीज के सभी ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।